नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहित गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ड और कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। उसमें मैंने बताया था कि लिविंग वर्ड में केवल 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं। व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, टैक्सोनॉमी, हायरार्की वगैरह एंड टैक्सोनॉमी एड्स, 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज़ लिविंग वर्ड एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। फिर हम लोग अगले चैप्टर में, मतलब अगले क्लास में फिर से हम पढ़ेंगे वो टैक्सोनॉमी, हायरार्की एंड टैक्सोनॉमी एड्स, ठीक है। 2 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन क्लास ली थी उसमें भी मैंने समझाया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ऐसे नहीं डिफ़ाइन करेंगे कि कोई चीज़ चल रही है या कुछ मूवमेंट कर रही है या फिर कुछ भी कर रही है, तो आप ऐसे डिफ़ाइन नहीं करेंगे। बायोलॉजी के केस में आप इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि जैसे ये एक, मतलब आपको ऑब्जेक्ट मिलता है रास्ते में पड़ा हुआ है, अब आपको बताना है ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, तो उसमें क्या क्या देखेंगे। पहले बात तो इसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रही है या ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही। फिर आप देखेंगे क्या इसमें फंक्शन कोई ये कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि ये रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब अगर मैं इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने इसमें कील चुभो दी, तो ये कुछ रिएक्ट कर रहा है उसके प्रति, नहीं कर रहा है तो मतलब ये नॉन लिविंग है, अगर कर रहा है तो वो लिविंग है। तो लिविंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मैं डिफिनीसन लिख रहा हूँ अभी। इधर एक चीज़ और समझिएगा, हम जिस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इस अर्थ में किसी भी चीज़ को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए मार्कर को हमने कंसीडर किया, तो हमारे लिए मार्कर क्या है, एक सिस्टम है और उसके चारों ओर का जितना भी इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा, ठीक है। और अब हमको बताना है कि ये जो मार्कर है, तो ये मार्कर क्या लिविंग है, मतलब ये जो सिस्टम है या फिर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अगर ये सिस्टम लिविंग होता है तो हम उसको बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर वो ऑर्गेनिज्म हो तो उसको, इस सिस्टम को किस में अध्ययन करेंगे, किस में स्टडी करेंगे, बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। अगर वो नॉन लिविंग होता है तो उस सिस्टम को किस में स्टडी किया जाएगा, केमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो देन हम डिफिनीशन लिखते हैं व्हाट इज़ लिविंग की। An living organism is an developing, functioning system that responds to external stimuli। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं वही कहलाता है आपका एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। तो इधर फिर से समझ लीजिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हिंदी में बोल दूं, जीव विकासशील तथा क्रियाशील वह तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। इधर समझिए, एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन डेवलपिंग। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसा होगा, डेवलपिंग होगा एंड फंक्शनिंग होगा। सिस्टम हर चीज़ है, मैंने कहा अभी सिस्टम के बारे में बताया, वो एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें डेवलपमेंट होगी एंड फंक्शन होगी, और वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिएक्ट देगा, अपना रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए आप रात में सो रहे हैं, ठीक है, और अचानक से पंखा बंद हो जाता है, कूलर बंद हो जाता है, तो आप क्या होते हैं, जग जाते हैं कि आप सोते ही रहते हैं, ठीक है। मतलब आपके अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो आप उसके प्रति क्या कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आप लिविंग हैं, ठीक है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा प्लांट के केस में कि वो तो रिएक्शन नहीं देते हैं, अभी बता रहा हूँ वो भी रिएक्शन देते हैं, ठीक है। वो लास्ट में हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे तब बताते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई, पहले तो क्या होगा, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ, थोड़ा सा डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस है, लेकिन हम उसको यहाँ पे नहीं जानेंगे, ठीक है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मतलब है कि इंक्रीज इन
सेल नंबर एंड मास, है ना, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास। मैं कहता हूँ अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक छोटा बच्चा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और 2-3 साल बाद वो बड़ा हो जाता है, उसमें ग्रोथ हो जाती है। यहीं पे एक कुर्सी है, 2-3 साल बाद मैं कहता हूँ 1 शताब्दी बाद उसको देखिए, उसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला, उसमें डेवलपमेंट नहीं होनी, उसमें ग्रोथ नहीं होनी, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल नंबर नहीं इंक्रीज़ होने वाला, ठीक है। तो लेकिन ग्रोथ भी आपका 2 तरीके का होता है। एक ग्रोथ होता है आपका एक्सटेंसिव ग्रोथ, ठीक है, और आपका एक होता है इंटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ 2 तरीके के ग्रोथ होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? मैं कहता हूँ अगर एक से मान लीजिए कोई चट्टान है, रॉक्स है, ठीक है, और इसमें धीरे 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 फिर से परत जम रही है, धीरे 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 फिर से परत जम रही है, धीरे 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 फिर से परत जम रही है, तो इसमें भी ग्रोथ हो रही है, वो धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी ग्रोथ को क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलेंगे, एक्सटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। ऐसी ग्रोथ को क्या बोलेंगे? इंस्टेक्सिंग ग्रोथ बोलेंगे, जो कि नॉन लिविंग में होगी, ठीक है, जो कि किस में होगी? नॉन लिविंग में होगी, ठीक है। और इसको कैसे बोलते हैं? रिवर्सिबल भी ग्रोथ बोलते हैं। अगर लेयर हटा दिया जाए तो फिर से वो ऐसी फॉर्म में आ जाएगी, तो इसको रिवर्सिबल ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल ग्रोथ, ठीक है। और ये कैसी है? रिवर्सिबल ग्रोथ, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आपकी इरिवर्सिबल ग्रोथ है या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ है, वो केवल एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। तो ओनली इंट्रिंसिक ग्रोथ is a defining property of living organism। मतलब ये इंट्रिंसिक ग्रोथ ही केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। देन एक चीज़ ये समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा सेल नंबर एंड मास, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास। ग्रोथ कब होगी? जब सेल नंबर इंक्रीज होंगे, मतलब नई सेल बनेंगी, ठीक है, न्यू सेल्स अराइज होंगी। और आप थोड़ा कॉन्सेप्ट में आइए सेल चैप्टर में, क्लास 9th में भी आप 11th में भी आपको पढ़ना है, क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए हैं सेल थ्योरी। उसमें क्या कहा गया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं? पुरानी सेल से बन रही हैं। मतलब ये एक पुरानी सेल्स है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, इसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसको अगर इसमें नई सेल्स बन रही हैं तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है और ये न्यू सेल्स है। और न्यू सेल्स कैसे अराइज होंगी? सेल डिवीज़न के थ्रू अराइज होंगी, मतलब नए सेल डिवीज़न होगा, है ना, इतना क्लियर है। और अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए तो जो डिवीज़न है, मतलब उसके लिए जो डिवीज़न मतलब क्या है? यूनिसेलुलर के लिए डिवीज़न, बाइनरी फिजन, उसके लिए वो रिप्रोडक्शन है ना। और वही चीज़ क्या हो गई? ग्रोथ भी हो गई। ग्रोथ भी क्या है कि सेल डिवीज़न हुआ है तो नई सेल्स बन रही है। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए जो डिवीज़न है, जो रिप्रोडक्शन है, वही ग्रोथ के भी इक्वल है, ठीक है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका हमारा क्या है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास। सेल नंबर मतलब
जो क्या होगी, सेल डिवाइड होंगी तो सेल नंबर उसके बढ़ते रहेंगे, न्यू सेल्स बनेगी। कैसे बनेगी वो मैंने बता दिया, सेल डिवीज़न के थ्रू, ठीक है। और इंक्रीज इन मास, सेल मास कैसे बढ़ेगा, जब सेल प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है। सेल चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ओनली इंट्रेंसिक ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि एक और ग्रोथ होती है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, जो नॉर्मली सोर्सेज में ग्रोथ होती है, सोर्स में ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे एक रॉक है, उसमें लेयर जम रही है धीरे धीरे, तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है, उसमें भी नंबर एंड मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कैसा ग्रोथ है, रिवर्सिबल ग्रोथ है। मतलब अगर फिर से उस लेयर को हटा दिया जाए तो वो अपने पहले वाले रूप में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो उसमें क्या क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा, मतलब डिवीज़न होगा। तो डिवीज़न ग्रोथ में भी हो रहा है एंड डिवीज़न रिप्रोडक्शन में भी हो रहा है, तो दोनों उसके लिए सेम है, ठीक है। ये मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ, मतलब ये नीट वीट के लिए सब कुछ है, ठीक है। 11th के लिए भी तो मेन है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया, देखिए हो गया। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रिप्रोडक्शन। मतलब ये पहला हमने लिया था, ग्रोथ होगी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, मैंने इंट्रोडक्शन में क्लास में बताया था। बताइए आप लोग, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है? दूसरा टॉपिक क्या ले रहे हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है? नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होगा तो है। अगर कोई भी स्पीसीज़ अभी तक जिंदा है, कोई भी स्पीसीज़ अभी अवेलेबल है, तो मतलब वो अपने इंसेस्टर्स, अपने पूर्वज से रिप्रोड्यूस होके आई होगी, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जनरेट करना, वही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। और रिप्रोड्यूस अगर किया गया होगा तभी तो अभी हम लोग अवेलेबल है, हम लोग के एंसेस्टर रिप्रोड्यूस किए, फिर और ऐसे जनरेशन बनती गई, तब हम लोग आए हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है ना, ठीक है। तो इधर समझो कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। मतलब आप अगर मैं कहूँ कि आप म्यूल्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि हाँ इसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो मतलब ये ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या, वो तो ऑर्गेनिज्म है ना, तो एक्सेप्शन है, ठीक है। इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, आप लिख लेंगे रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ बिकॉज some organism cannot reproduce। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे वर्कर बी हो गया, ठीक है, म्यूल्स हो गए, है ना। और जो बहुत सारे कपल्स होते हैं, इनफर्टाइल कपल्स, जो अपने चाइल्ड को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो लिविंग हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वर्कर बी, म्यूल्स एंड इनफर्टाइल कपल, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन होगा लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, डिफाइनिंग आप इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो प्रॉपर्टीज़ है कि रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटाबॉलिज्म। अभी देखना हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ लिया, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में मतलब क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन occurs inside the body is called metabolism।
मेटाबॉलिज्म मतलब जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक एनाबॉलिक, दूसरा कैटाबॉलिक। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल बन रहे हैं या फिर कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिक, दूसरा कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड कैटाबॉलिक क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करनी है मेटाबॉलिज्म के बारे में, थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, एक एनाबॉलिक, दूसरा कैटाबॉलिक, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसे एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, एंड अगर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक। जैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, देखिए तो वो क्या होगा, फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एनाबॉलिक है। अगर मैं कहता हूँ जो ग्लूकोज बनती है, जो हम डाइजेशन के थ्रू हमको लास्ट में ग्लूकोज प्रोडक्ट मिलता है ना, उसका ब्रेक डाउन होता है तो वो कैसा होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या ये मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है? कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, मेरी बात सुनिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म तो जो केमिकल रिएक्शन है आउटसाइड बॉडी भी तो कर सकते हैं ना, है ना। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिज्म को सेल के बाहर भी दिखाया जा सकता है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो क्या टेस्ट ट्यूब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं। तो मतलब मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन अगर सेल फ्री सिस्टम की बात करूं कि सेल के बाहर अगर एक लिविंग, मेरी बात समझिएगा, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर पक्का से पक्का मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन अगर नॉन लिविंग है, सेल फ्री सिस्टम, मेरी बात समझिए, सेल से अगर बाहर बात करें, अगर उसके बाहर मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो वो फिर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। तो इधर समझिएगा, मेटाबॉलिज्म कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाया जा सकता है, ठीक है। कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम, ठीक है। तो सेल फ्री सिस्टम, सो इट इज नॉट अ, नीचे दिख रहा होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, नहीं भी दिख रहा तो आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके आगे आपको लिखना है ओनली मेटाबॉलिज्म, इसी के आगे लिखना है आपको, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म की बात हो गई, ठीक है। देन एक चीज़ अभी हमको और देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आप बता रहा हूँ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्शन के साथ बता रहा था, अब इधर देखो, सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग, प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग। मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल थ्योरी बोलती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनका शरीर किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी किससे मिलके बनी होगी, सेल से ही मिलके बनी होगी,
ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्टली आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली सेंस एंड रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, यही क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस, है ना। और कॉन्शियसनेस आपको बता दूं कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कॉन्शियसनेस होगा, है ना। अभी देखिए एक आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, नहीं भी उठ रहा है तो मैं अभी बताऊंगा, पहले देख लीजिए। सेंस एंड रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। और अब क्वेश्चन मैं ये बता रहा था कि जैसे प्लांट है, तो प्लांट, जैसे प्लांट को आप काटो, कोई रिएक्शन देगा नहीं देगा, ठीक है। आपको अगर कोई काटे तो आप रिएक्शन देंगे, आप उसको काट डालेंगे, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, तो वो रिएक्शन नहीं दे पाते इमीडिएटली। हम लोगों में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो हम लोग तुरंत उसको सेंस करते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब सेंस करने, है ना, आप 11th में ही फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, सेंस पहले करना, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, इसीलिए वो सेंस नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन उनमें एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे कुछ उसमें पाए जाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है, वो रिएक्ट करेंगे लेकिन कुछ देर से रिएक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ आप एक प्लांट को पानी ना दीजिए, वो रिएक्ट करेगा, 2-3 दिन बाद वो सूख जाएगा। रिएक्ट किया उसने, मतलब थोड़ा लेट से रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, बट एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है, वो भी स्टिमुली के प्रति रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे फैक्टर में देखिए। और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, एक चीज़ होती है ना सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो किस में पाई जाती है, केवल और केवल ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब होता है, जैसे आप पार्टी में जाते हैं सज धज के और सोचते हैं कि आप सबसे अच्छे लगे, वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और कोई ऑर्गेनिज्म में, मैं कहता हूँ प्लांट कभी सोचे कि हाँ अब मैं अच्छा नहीं दिख रहा है, आज मेरी ये झाड़ ये अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में पाई जाती है, केवल ह्यूमन बीइंग में, मतलब अपने लिए कॉन्शियसनेस फील करना, ठीक है, वो किस में पाई जाएगी, सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल ह्यूमन बीइंग में पाई जाएगी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इट इज़ एन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हमने व्हाट इज़ लिविंग इस वीडियो में पढ़ लिया।